चलिए शुरू करें सेशन को। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर 22 अप्रैल के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे फैक्ट सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिए, एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आखिरी तक सेशन में बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप एप्लीकेशन से दोनों को ही कलेक्ट कर सकते हैं। हम चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वर्ष 2026 के लिए गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। तो हम बात करेंगे कि किसको दिया गया, लेकिन यहां पर हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, इसे ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है, तो यह कथन गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के संबंध में बिल्कुल सही है। इसके बाद, इतिहास में पहली बार सभी 6 विनर यहां पर इस बार महिलाएं हैं, तो यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस बार जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड दिया गया है, 6 कॉन्टिनेंट से 6 लोगों को दिया जाता है, और यह इस बार 6 की 6 महिलाओं को दिया गया। पहली बार इतिहास में जब से यह शुरू किया गया, 6 महिलाओं को एक साथ, मतलब कोई भी पुरुष नहीं है, इस बार 6 महिलाओं को पहली बार यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इसके बाद जो पुरस्कार राशि है वो 2 लाख अमेरिकी डॉलर है, हर विनर को दी जाती है, तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर डी। आइए अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की जिसका नाम है गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन। ये 6 कॉन्टिनेंट, क्योंकि देखिए अंटार्कटिका की जब हम बात करते हैं तो वो वीरान है, वहां पर तो कोई रहता नहीं है, तो इस तरीके से बाकी जो बचे हुए 6 कॉन्टिनेंट है, हर कॉन्टिनेंट से एक विनर लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने एनवायरमेंट के क्षेत्र में या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, तो ऐसे किसी एक्टिविस्ट को दिया जा सकता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। 2026 में ये 6 कॉन्टिनेंट से 6 फीमेल एक्टिविस्ट को इस बार दिया गया, और हर एक्टिविस्ट को 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाने वाली है। हर एक को दी जाती है 2 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर, 2 लाख अमेरिकी डॉलर। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह अवार्ड 1989 से दिया जा रहा है, और जब से शुरू किया गया है हमेशा पुरुष या महिलाओं को मिक्स दिया जाता है, लेकिन इस बार हर कॉन्टिनेंट से केवल महिलाओं को दिया गया है। अब बात आती है कि किन किन को दिया गया। देखिए, संभावना कम है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन पर नजर डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रेयरली हमको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, है ना। तो हम देख लेते हैं। अगर कोई इंडियन होता तब तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता, लेकिन इस बार इंडिया का कोई भी विनर नहीं है। देख लेते हैं किसको दिया गया। तो इरोरो तानशी, ये नाइजीरिया की रहने वाली है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इनको दिया गया। जंगल की आग को रोककर वहां की जो सेंचुरीज है उनको बचाने के लिए इन्होंने काम किया है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। एक बोरिम किम की बात करें तो ये साउथ कोरिया से है। एशिया से इनको यह अवार्ड दिया गया, तो एशिया से आप इनको याद रखिएगा। एक्चुअल में इन्होंने जो काम किया है ना, साउथ कोरिया में जो वहां पर कारखाने चलते हैं, जो खाने चलती हैं, उसके कारण जो क्लाइमेट पर इफेक्ट आ रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने काम किया। इतना ज्यादा इनका प्रभाव था कि गवर्नमेंट को क्लाइमेट को सेफ रखने के लिए रूल्स बनाने पड़े। तो ये हैं बोरिम किम। फिर आती है सारा फिंच। इनकी बात करें तो ये यूके की है, यूरोप की, ब्रिटेन की। फॉसिल्स फ्यूल और तेल ड्रिलिंग के खिलाफ इन्होंने काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, और फिर उसके खिलाफ लड़ाई को जीतकर इन्होंने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया। यूके ब्रिटेन से बिलोंग करती है। फिर आती है थियोनीला रोका। इनकी बात करें तो ये पपुआ न्यू गिनी से है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से इनको दिया गया। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इन्होंने काम किया है। फिर आती है एलाना अकाक हार्ले। ये अमेरिका की है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से इनको दिया गया। अलास्का में जो सैल्मन फिशेस है वहां की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और वहां के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको दिया गया है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। फिर आती है यूलिश मोरालिस। इनकी बात करें तो ये कोलंबिया से है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से इनको अवार्ड दिया गया।
कोलंबिया में वहां की जो मगडालिना, वहां की जो रिवर है, उसमें पॉल्यूशन को रोकने के लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो इनको दिया गया साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से यह अवार्ड। तो 6 महिलाएं हैं, नाम मैंने आपको बता दिया है, पॉज करके पढ़ लेना या फिर पीडीएफ ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से एक बार पढ़ लो, ये आपके काम आएगा। अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1989 में, ग्रीन नोबेल के नाम से इसे जाना जाता है। 6 कॉन्टिनेंट से 6 लोगों को यह हर साल दिया जाता है। देने वाली संस्था कौन? गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर है यूएसए के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। अगर हम इंडियन विनर देखें कि क्या कभी किसी इंडियन विनर को गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया है, तो बिल्कुल दिया गया। सबसे पहली बार मेघा पाटकर, ये 1992 में इनको दिया गया था, मेघा पाटकर को। फिर प्रफुल्ल समनतारा, इनको दिया गया था 2017 में, और एक आलोक शुक्ला, इनको 2024 में दिया गया था, 2 साल पहले, है ना। तो ये हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज प्राप्त करने वाले इंडियन। इजी। आगे 2026 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये हर साल दिए जाते हैं ग्लोबल लेवल पर। स्पोर्ट्स में या किसी एथलीट को दिया जा सकता है, किसी स्पोर्ट को दिया जा सकता है, किसी टीम को दिया जा सकता है जिसने खेलों के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म किया हो। तो इसी के तहत जो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड है, यह 2026 में दिया गया कार्लोस अल्कराज को। कार्लोस अल्कराज की हम काफी बार बात कर चुके हैं, स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस अल्कराज। ओके, तो इनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को अवार्ड दिया गया। अवार्ड को ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। जो लॉरियस अवार्ड है ये ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। काफी सारी कैटेगरीज हैं, हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है। तो पहला तो हो गया वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। सेकेंड, विमेन कैटेगरी में जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है, यह बेलारूस की टेनिस प्लेयर को दिया गया जिनका नाम है आरेना सबालेका। 2 कैटेगरी हो गई। इसके बाद 2 कैटेगरी और याद रखिए, ऊपर भी मेंशन कर दी है मैंने, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर की कैटेगरी। तो ये पेरिस सेंट जर्मन नाम की एक फुटबॉल टीम है जो कि फ्रांस की एक क्लब जिससे काम करती है, क्लब की तरह खेलती है, तो इसको दिया गया वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इन स्पोर्ट्स अवार्ड में नादिया कोमानेसी को। ये जिम्नास्ट एक रोमानिया की रहने वाली है, तो इनको अवार्ड दिया गया है। और भी अदर कैटेगरी है, लेकिन यहां पर जो मेन 4 है वो मैंने आपको बता दी। अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से पूछा जाएगा, है ना। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये देने वाली संस्था है लॉरियस स्पोर्ट्स फाउंडेशन। यह हर साल अवार्ड देती है, जो भी एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड देती है। 1999 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, 1999 से ये दिए जा रहे हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी। लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अवार्ड पहले 1999 में अनाउंस किए जा चुके थे और पहली बार जब फाउंडेशन स्थापित हुआ सन 2000, तब यह पहली बार दिया गया। तो इजी हो जाता है। आगे, पद्मश्री से सम्मानित भगवान दास रेकवार का 83 ईयर की एज में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहां पर बात हो रही है भगवान दास रेकवार की। 83 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश से आते हैं। पद्मश्री दिया जा चुका है किस क्षेत्र में योगदान के लिए? तो बुंदेली मार्शल आर्ट में योगदान के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। और इंटरेस्टिंग यह है कि इनको पद्मश्री इसी साल दिया गया 2026 रिपब्लिक डे पर। 2026 में अनसंग हीरोज की कैटेगरी में स्पोर्ट्स कैटेगरी को शामिल किया गया और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बुंदेली मार्शल आर्ट को फेमस करने के लिए इन्होंने काफी काम किया है। आपको पता है 1964 में मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर, वहां पर इन्होंने छत्रसाल बुंदेलखंड अखाड़ा स्थापित किया था बुंदेली मार्शल आर्ट के लिए। वैसे ये जो वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट होता है ना, जिसमें लाठी तलवार है ना, ऐसी चीजें
भाला, त्रिशूल, ऐसी चीजें लेकर जो मार्शल आर्ट किया जाता है उसके लिए जाने जाते थे। तो पूरे बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी मार्शल आर्ट को पूरे इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने पहचान दिलवाई है। भगवान दास रेकवार हैं ये, 83 ईयर की एज में इनका निधन हो गया, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पद्मश्री इसी साल दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पद्मश्री कब दिया गया? 2026 में। करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन को आप ज्वाइन कीजिए। देखिए क्या होता है कि करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में मैं आपको रोज पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी लगातार स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, लगातार कॉल्स आते हैं हमारी टीम को कि सर हम कहां से रिवाइज करें, कहां से हम मॉक टेस्ट लगाएं, कहां से हम प्रैक्टिस करें करंट अफेयर की। पढ़ तो लेते हैं पर याद नहीं होता, प्रैक्टिस कहां से करें? तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है आप सभी के लिए कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्विज लगाओ। करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में अगर आपने 6 महीने से आप वॉच कर रहे हो, 3 महीने से आप देख रहे हो, तो आप टेस्ट और क्विज लगाओ, ये आपके काम आएगी। ओके, यहां से आपको लास्ट टाइम रिवीजन में भी फायदा होगा और आपको पता चलेगा कि कितना आपको याद हो पा रहा है। और अगर याद नहीं हो पा रहा है तो यहां पर आपको मंथली और ईयरली ई बुक भी दी गई है, वहां पर पढ़िए। 200 से ज्यादा पीडीएफ है टॉपिक वाइज, उसको देखिए। पूरा करंट अफेयर, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर के लिए, बार बार किसी भी अलग जगह पर जा रहे हैं, 10 चीजें खंगाल रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक को आप साधिए, एक को आप ज्वाइन कीजिए, यहीं से आपका करंट अफेयर का पूरा काम हो जाएगा। और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर को वॉच कीजिए। इसके बाद हर एग्जाम में, चाहे स्टेट की हो सेंट्रल की हो, करंट अफेयर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड, ये यूरोप में आयोजित किया जाता है। पहली बार किसी इंडियन ने इसमें गोल्ड जीता है और ये हैं श्रेया शांतनु मुंधाड़ा। ठीक है, श्रेया शांतनु मुंधाड़ा। या श्रेया शांतनु की बात करें तो ये मुंबई के रहने वाली है। रिसेंटली फ्रांस में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। कंपटीशन होता है मैथमेटिक्स का, आप सभी को पता होगा कि ओलंपियाड क्या होता है। तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली इंडिया की ओर से 4 जो गर्ल्स है उनकी टीम भेजी गई थी और 4 गर्ल्स ने मिलकर 3 मेडल अपने नाम किए। एक गोल्ड आया, एक सिल्वर आया और हमारे पास एक ब्रॉन्ज आया। स्कोर के आधार पर ये दिए जाते हैं, है ना। जितना अच्छा परफॉर्म किया जाता है मैथमेटिक्स में उसके स्कोर होते हैं और फिर स्कोर के आधार पर सबसे हायर स्कोर पर गोल्ड मिलता है, फिर सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो एक गोल्ड आया हमारे पास, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज आया। जो गोल्ड है ना, आज तक यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में पहली बार हमारी कोई जो स्टूडेंट है वो गोल्ड लेकर आई है और ये है कौन? मुंबई की श्रेया शांतनु। आयोजन में इंडियन टीम ने जो प्रदर्शन किया, 67 कंट्रीज यहां पर आई थी। 67 कंट्रीज के 260 स्टूडेंट यहां पर आए थे और हमारी रैंक रही है 6। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। टॉप रैंक की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर रहा इस ओलंपियाड में और सेकंड पर रहा रोमानिया। इंडिया की रैंक रही 6th, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल यहां पर हमने अपने नाम किया। हाई स्कूल की जो स्टूडेंट होती है गर्ल्स, उनके लिए एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन है ये, जिसे यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड के नाम से आयोजित किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। 2012 में शुरू किया जा चुका था, भारत ने 2015 में से पहली बार ज्वाइन किया था। केंद्र सरकार ने रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम को 2026 से 2031 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस नई अवधि के लिए कितनी राशि को या कितने बजट को मंजूरी दी गई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम, इस स्कीम को 2026 से 2031 का जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिश है, इस टाइम पीरियड के लिए आगे बढ़ाया है। और इसके लिए इस टाइम पीरियड में 2026 से 2031 तक 16वें वित्त आयोग के जो सिफारिशें लागू हो रही है उसके टाइम पीरियड के अंदर 2183 करोड़ या फिर 2183 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है। कौन सी स्कीम है? रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम। ये जो स्कीम है ना, वैसे 2014 में शुरू की जा चुकी थी। 2014 में शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य जानते क्या था? जो रिवर बेसिन है ना, वहां पर फ्लड कंट्रोल किया जा सके, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और वाटर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके।
स्पेशली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ब्रह्मपुत्र नदी, बराक रिवर, तिस्ता रिवर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंडस बेसिन क्षेत्र, यहां पर वाटर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, फ्लड कंट्रोल करना कि बाढ़ नहीं आ जाए, ऐसे क्षेत्र डूब ना जाए, और पानी का सही यूज करना। जैसे हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से एक स्कीम लॉन्च की गई थी 2014 में, और इसको नाम दिया गया रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम। देखिए रिवर बेसिन क्या होता है, एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी का जो बहाव क्षेत्र होता है पानी का, वो होता है उस नदी का बेसिन। जैसे सिंधु नदी बेसिन की जब हम बात करते तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां, नर्मदा नदी बेसिन की बात करेंगे तो नर्मदा और उसकी सहायक नदियां। तो यहां पर कोई मेन रिवर पर फोकस नहीं होता है, बल्कि मेन रिवर की सहायक नदियों पर भी फोकस होता है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस स्कीम को नाम दिया गया था रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम। इस स्कीम को 2026 से 2031 तक का जो टाइम पीरियड है, इसके लिए बढ़ा दिया गया है, और इसके लिए टोटल बजट दिया गया है 2183 करोड़ रुपए का। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। सेंट्रल की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, और सेंट्रल में जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, यह इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जो कि योजना को क्रियान्वित कर रही है। तो कैसे किया जाएगा मैनेजमेंट नदी बेसिन का, तो इसके लिए एक एक्यूरेट मैपिंग प्लानिंग के लिए जीआईएस और जो रडार होते हैं, ड्रोन सर्वे होता है, उसके द्वारा पूरी नदी बेसिन पर काम किया जाता है, ताकि मैनेजमेंट किया जा सके नदी बेसिन क्षेत्र का। तो रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम है, 2014 में लॉन्च की गई थी। देखिए प्रीवियस जो बजट हम देखें, अगर 15वीं फाइनेंशियल जो हमारा वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, 15वां फाइनेंस कमीशन, उसकी जो रिपोर्ट लागू की गई थी वो 2021 से 2026 तक के लिए, अभी तक के लिए थी, है ना, सिफारिशें ये 15वें वित्त आयोग की। तो इस टाइम पीरियड में जो बजट दिया गया था वो 1276 करोड़ रुपए का अभी तक लागू था। अब 2026 से 2031 तक के लिए जो बजट है वो 2183 करोड़ रुपए का है। 2014 में जब शुरू की गई थी तब के बजट का अनुमान मिल नहीं पा रहा है, तो इसको आप छोड़ दो। ये याद रख लो कि करंटली 2183 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया गया है 2026 से 31 तक के लिए। 16वां फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगरिया इसके अध्यक्ष हैं, और इनकी सिफारिशें 2026 से 2031 तक के लिए 5 सालों के लिए लागू की जा रही है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। अब ये है क्या? पेट्रोग्लिफ की बात करें तो यहां पर बात हो रही है शिलालेख की। शिलालेख मतलब क्या होता है कि पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में पत्थरों पर उकेरा जाता था, कोई चित्र हो, कुछ लिखा जाता था, तो वो जो शिलालेख होते हैं पेट्रोग्लिफ, इनके संरक्षण के लिए पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क, कंजर्वेशन पार्क लद्दाख में शुरू किया जा रहा है, और ये इंडिया का पहला ऐसा पार्क है। ये एक पत्थर है और इस पे आप देखो पेंटिंग, चित्र गोद के बनाया गया है, कुछ लिखा गया है, तो ये है शिलालेख। ठीक है, तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क लद्दाख के लेह में स्थापित किया जा रहा है, ताकि जो हजारों साल पुराने शिलालेख हैं, है ना, जो शेल नक्काशी है, जो पत्थरों पर गोद के लिखा गया या चित्र बनाए गए हैं, इनको संरक्षित किया जा सके, क्योंकि ये इतिहास की जानकारी प्रोवाइड करती है, किसी भी सभ्यता, कल्चर, इनके बारे में समझने में मदद मिलती है इन शिलालेखों से। तो लद्दाख में अभी अगर हम पेट्रोग्लिफ की बात करें तो नवपाषाण कालीन पेट्रोग्लिफ देखने को मिलते हैं लद्दाख में। नवपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक के ये शिलालेख यहां पर देखने को मिले, और लगातार डेवलपमेंट के कारण या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, उसके कारण ये खतरे में है, तो इनको संरक्षित किया जा सके, इसलिए पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क इंडिया का पहला लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। ओके, तो ये क्लियर हो जाता है। लद्दाख में 400 पेट्रोग्लिफ साइट है वर्तमान में, 400 ऐसे शिलालेख है जिनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। चीनी, अरबी, संस्कृत, अलग अलग जो प्राचीन भाषाएं हैं उनके साक्ष्य यहां पर देखने को मिलते हैं, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पार्क स्थापित किया जा रहा है इंडिया का पहला। कहां पर? लद्दाख में। इन पेट्रोग्लिफ में जानवरों, जो लद्दाख में है, जानवरों की आकृतियां, लेपर्ड और ऐसे जानवरों के चित्र, शिकार के दृश्य और जो बुद्धिस्ट सिंबल है उनके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास को समझने के लिए।
पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे। ये हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस। सबसे पहली बार यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या यूएसए, इसने 1970 में इस डे की शुरुआत की थी 22 अप्रैल को। उद्देश्य क्या है? इन्वायरमेंट और जो अर्थ है हमारी, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? नेचर को प्रोटेक्ट करके। नेचर, इन्वायरमेंट, इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाना, अर्थ को सेव करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाने का। हर साल ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यूएसए ने 1970 में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आगे चलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे 2009 में मान्यता दी थी और इसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में नोटिस किया था। तब से अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। आंसर ले लिया हमने, 22 अप्रैल। 2026 में इसकी थीम रखी गई है अवर पावर अवर प्लैनेट। 2026 में अर्थ डे की थीम है। आगे चलें। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके एक्टिंग डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है राकेश भनोट को। संस्था के बारे में पता होना चाहिए कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग करता क्या है। भारत में जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी को एक फेयर मार्केट प्रोवाइड करना, फेयर तरीके से सारी जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, वो फेयर तरीके से फाइट करें मार्केट में, है ना, अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि सभी को चांस मिले और एक फेयर मार्केट, एक फेयर कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाया जा सके सभी कंपनीज के लिए। ये जिम्मेदारी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये संस्था इसीलिए काम करती है, भारत सरकार की संस्था है। इसके एक्टिंग डायरेक्टर जनरल के रूप में राकेश भनोट को अपॉइंट किया गया है। ओके, तो राकेश भनोट को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्टिंग डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। डीजी अंशुमन पटनायक, इनके पहले अभी तक इस पद पर थे, डायरेक्टर जनरल थे ये अंशुमन पटनायक। इनको रिप्लेस किया है किसने? राकेश भनोट ने। राकेश भनोट ये 1988 बैच के एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, असम और मेघालय कैडर के। तो इनको अपॉइंट किया गया। अभी देखिए एक्टिंग डायरेक्टर जनरल है, तो हो सकता है या तो स्थायी नियुक्ति कर दे या फिर इन फ्यूचर बदल दे, पर अभी याद रखिएगा यहां पर वर्ड यूज किया गया है एक्टिंग डायरेक्टर जनरल। कौन बने? राकेश भनोट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी है, बाजार में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना, मोनोपोली को रोकना, कंज्यूमर के हितों के लिए काम करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी एक एक्ट के तहत जिसका नाम है कंपटीशन एक्ट 2002। तो इस तरीके से, क्योंकि एक्ट के माध्यम से ये 2003 में बनी, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रवनीत कौर इसके चेयरमैन के पद पर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत यह संस्था काम करती है इंडिया में। बुल्गारिया के संसदीय चुनाव में किस नेता की पार्टी ने जीत हासिल की और वे अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? बुल्गारिया एक यूरोपियन कंट्री है। हाल ही में यहां पर संसदीय चुनाव, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का आयोजन किया गया था और इसमें जिस नेता की पार्टी ने सबसे ज्यादा जो वोट हासिल किए या बहुमत हासिल किया, यह है रुमेन रादेव। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अब रुमेन रादेव बुल्गारिया के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए जाने वाले हैं। कौन है ये? रुमेन रादेव। तो बुल्गारिया में प्रोग्रेसिव बुल्गारिया पार्टी है इनकी, रुमेन रादेव की। तो अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए ना, 240 सीटों में से 44.7% वोट प्रोग्रेसिव बुल्गारिया पार्टी को मिले हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखें तो 135 सीटें होती हैं, तो ये सीधा मेजोरिटी की तरफ जाता है। अब रुमेन रादेव ये पीएम बनेंगे बुल्गारिया के और ये रिप्लेस करेंगे अभी अंतरिम पीएम के रूप में काम कर रहे हैं आंद्रे ग्यूरेव। ये अंतरिम पीएम के रूप में कार्यरत हैं, क्योंकि जब हम रुमेन रादेव की बात करते हैं ना, तो ये पहले प्रेसिडेंट थे बुल्गारिया के, लेकिन इसी साल 2026 में जनवरी में पीएम का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया था और अब इन्हीं की पार्टी जीत के आई है। तो रुमेन रादेव पहले तो प्रेसिडेंट थे ही,
अब ये बने हैं पीएम, और ये अंतरिम पीएम के रूप में कार्यरत आंद्रेव ग्यूरेव इनको रिप्लेस करने वाले हैं। बुल्गारिया की लोकेशन देखें, एक यूरोपीय देश है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इधर आना पड़ेगा। इसके पूर्व में ब्लैक सी देखने को मिलता है। उत्तर में आते हैं तो रोमानिया से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पश्चिम में आते हैं तो सर्बिया और नॉर्थ मैसेडोनिया, दक्षिण में आते हैं तो ये हमको देखने को मिलेगा ग्रीस, और यहां से ये तुर्की से टच होता है। तो इस तरीके से तुर्की, रोमानिया, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और ग्रीस ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं बुल्गारिया से। एक बाल्कन पेनिसुला का देश है। कैपिटल है सोफिया, यूरो ऑफिशियल करेंसी है, और इलियाना योटोवा इसके प्रेसिडेंट के पद पर है। और अभी नए पीएम अपॉइंट किए गए, नए पीएम बनने वाले हैं रूमेन रादेव। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में एप्पल के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है जो 1 सितंबर 2026 को टिम कुक का स्थान लेंगे? तो एप्पल के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है जॉन टर्नस को। 1 सितंबर 2026 को ये टिम कुक को रिप्लेस करेंगे। अब टिम कुक की बात करें, अगर टिम कुक की बात करें तो ये अभी तक एप्पल के सीईओ के पद पर हैं, ठीक है, लेकिन ये अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, टिम कुक। ओके, तो अप्रैल 2026 को घोषणा की है कि टिम कुक सीईओ का पद छोड़कर अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे, और जॉन टर्नस ये 1 सितंबर 2026 को ऑफिशियली सीईओ के रूप में ज्वाइन करेंगे। टिम कुक की बात करें तो इन्होंने एप्पल को 1998 में ज्वाइन किया था, अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया, और फाइनली 2011 से ये सीईओ है एप्पल के, है ना। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, फोन, मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारी चीजें इसकी आती है। आपको पता है टिम कुक के सीईओ रहते हुए एप्पल का मार्केट कैप जो कि 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यह बढ़कर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। एप्पल को ग्लोबल लेवल पर 200 से ज्यादा देशों में इन्होंने एक्सपेंड किया, काफी काम किया इन्होंने सीईओ के रूप में, और काफी एप्पल को बढ़ाने में मदद की। लेकिन अब टिम कुक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे, और एप्पल के सीईओ बनेंगे जॉन टर्नस। ये एप्पल में ज्वाइन हुए थे 2001 में, इंटरनली अलग अलग डिपार्टमेंट के लीडर रहे, और अब फाइनली ये सीईओ बनने वाले हैं। एप्पल एक अमेरिकी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका यूएसए में, यूएसए की ही कंपनी है। आईफोन, आईपैड, मैक, एप्पल वॉच और काफी सारी चीजें ये बनाती है, ठीक है। तो यहां पर 22 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। 61th फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? साध्वी सतीश सैल ने। हाल ही में भारत के 95th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने कौन? अरण्यक घोष। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। नवा प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया। कौन सा रेलवे डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो बना है जो प्रतिदिन 1.6 लाख लीटर पानी की बचत कर रहा है? तो यह है कांकरिया रेलवे डिपो अहमदाबाद में। भारत की पहली ग्लास सबस्ट्रेट आधारित एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है ओडिशा में। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी? तो यह जारी रहेगी मार्च 2028 तक। आजादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जौनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो यह शुरू किया जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य में। रोम्युअल वाडागनी किस अफ्रीकी देश के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते हैं? तो ये बेनिन के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। एकीकृत तटीय और समुद्री योजना के लिए समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह राज्य हो जाएगा ओडिशा, है ना। तो ये सारे करंट अफेयर हो गए हमारे कल के सेशन के रिवाइज। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अमेरिका कॉन्टिनेंट का पहला देश कौन सा बना जिसे WHO ने कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया है? तो यह है दक्षिण अमेरिकी देश चिली। हाल ही में चर्चा में रहा खर्ग आइलैंड किस खाड़ी में है? तो यह पर्शियन गल्फ में देखने को मिलता है। होंशु द्वीप यह है जापान में।
जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, नवरोज किस समुदाय या कम्युनिटी का नव वर्ष उत्सव है? पीर पंजाल और जास्कर पर्वतमाला के बीच में स्थित घाटी या वैली का नाम क्या है? किस जंतु समूह में खंडित मेरुदंड पाया जाता है? ये तीनों क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।